सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। बिगल बच चुका है, तख्ते पंजाब की जंग शुरू हो चुकी है, सियासी पारा उरूज पर है और जहांगीर तरीन की वापसी ने एक हलचल मचा दी है जो चंद रोज में पार्टी रजिस्टर करवाकर बाकायदा ऐलान भी करेंगे। उधर असद उमर साहब और असद कैसर साहब ने जहांगीर तरीन साहब से राब्ते की तरदीद कर दी है। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी पंजाब में एंट्री दे दी है और बिलावल हाउस लाहौर में टिकट होल्डर्स का इजलास बुला लिया गया है। पीपल्स पार्टी लाहौर में 21 जून को जलसा करने का इरादा भी रखती है। अच्छा, ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं उनकी अहम समाअत 6 जून को होगी और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच काजी फाइज ईसा साहब के इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ 4 दरख्वास्तों का जायजा लेगा। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी साहब ने नई दरख्वास्त दी है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही ऑडियो लीक्स को मीडिया पर नशर करने से रोक चुकी है, लिहाजा इसे कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाए। देखेंगे अब इस दरख्वास्त का क्या असर होता है। अच्छा, ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए हुकूमत का कायम करदा कमीशन एक महाजराई की कैफियत पैदा किए हुए है। चीफ जस्टिस की 5 रुकनी बेंच ने पिछले हफ्ते तरीकाकार पर सवाल उठाकर कमीशन को काम करने से रोक दिया, जिसके बाद हुकूमत और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से बेंच पर एतराजात उठाए गए और नया बेंच तश्कील देने पर जोर दिया गया। लेकिन एक अहम पेशरफ जुमे को उस वक्त देखने में आई जब दोनों मौजूद जज साहिबान ने एक साथ दरख्त लगाया। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने इस बात की तरदीद की कि अदालत में जजों का अलहदा गिरोह बना हुआ है और दूसरी जानिब मुल्क भर में एक दिन इंतखाबात कराने के केस में सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा सामने आ गया है। आला अदलिया को उम्मीद है कि मामला इत्तफाक राय से तय हो जाएगा। अच्छा, साद रफीक साहब ये कहते हैं कि एक दिन पर इत्तफाक हो गया तो तारीख पर भी हो ही जाएगा, जबकि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। इन तमाम मामलों पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है साबिक रुकन असम्बली महमूद मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार बोल न्यूज़ उसामा गाजी, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उसामा, आपकी इजाज़त से मैं महमूद मौलवी साहब से शुरू करना चाहूँगी। महमूद साहब, जनूबी पंजाब की जो सियासत है उसमें जहांगीर तरीन साहब की हमेशा से अहमियत रही है, तो क्या ये पीटीआई के तमाम जो वोटर्स हैं काट सकेगी और क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग भी इन्हें हम कह सकते हैं कि कोई खतरा तस्वुर कर रहे हैं? देखें, ख़तरा तो मैं नहीं कह सकूँगा, मगर देखें उसकी वजह ये कि जो वैक्यूम है जो पीटीआई के लोग निकल के छोड़ के गए हैं उनको कहीं ना कहीं तो जाना है या किसी अम्ब्रेला के नीचे तो आना ही है। कुछ हम ख्याल हैं, कुछ दोस्त वगैरह हैं, तो मेरे ख्याल से इसकी वजह है कि जहांगीर तरीन साहब उतरे हैं और ये वैक्यूम को वो फिल करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह लग ऐसी रहा है कि उसकी वजह देखें ना कि ये लग ऐसी रहा है कि मिला जुला जो है गवर्नमेंट बनेगी पंजाब में। उसकी वजह है कि पीपल्स पार्टी काफ़ी एक्टिव है, PMLN भी एक्टिव है और अभी ये जो नई ग्रुप है ये भी एक्टिव हो जाएगी और फिर देखें PTI के भी कुछ लोग होंगे। तो उस हिसाब से ये है कि काफ़ी जो है मिक्स जिसको मैं कहूँगा गवर्नमेंट बनने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, अली गौहर साहब ने मैं ज्वाइन किया है नून लीग से। अली गौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जहांगीर तरीन साहब से जो पंजाब में खतरे की बात की जा रही है कि नून लीग को शायद खतरा हो सकता है खासतौर पर जनूबी पंजाब में, तो नून लीग का इन इलाकों में जो असर और रसूख है निस्बतन सेंट्रल पंजाब के खासा कम भी है, तो वो खतरा महसूस करिए नून लीग जहांगीर तरीन साहब की एंट्री से? देखें, बात यह है कि नून लीग को कतई तौर पर किसी पार्टी से कोई खतरा नहीं है पंजाब में। मोस्टली हमारे मतलब है जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनमें ऑलरेडी हमारे बड़े अच्छे कैंडिडेट्स मौजूद हैं और यही वजह है कि एक तो हमने मतलब असूली तौर पर ये फैसला भी किया है कि हम ये जो पार्टियों की मतलब है कि जो इस वक्त सिलसिला शुरू हुआ है, जो कि आपने देखा है कि रोज लोग बयानात दे रहे हैं और चूंकि ये एक प्लेटफॉर्म पर लोग इकट्ठे भी किए गए थे और एक खास वजह से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जिसका सबको पता है कि ये किस तरह से हुआ। 2018 के इलेक्शन किस तरह से चोरी किए गए, पाकिस्तान की मैशत को किस तरह से खराब किया गया। तो अब जाहिर है कि वो चाहे तरीन साहब हो कोई हो, हर किसी को हक हासिल है कि कोई अपनी पार्टी रजिस्टर करवा सकता है और अगर कोई आना चाहते हैं तो वेलकम। लेकिन हमारे पास अपने कैंडिडेट्स हैं और आप इस वक्त भी देखें, अगरचे 2018 में हमारे इलेक्शन चोरी किए गए,
इसके बावजूद साउथ पंजाब से देख लें कि हमारी आज भी काफी ज्यादा सीट्स हैं एमएनए की। मैं खुद एमएनए हूँ, वहां पर हमारे साउथ पंजाब से हर जिला से जीते हुए एमएनए। और रहीम यार खान से देख लें आप, मेलसी से देख लें आप, विहाड़ी से देख लें आप, मुल्तान की सराउंडिंग से देख लें। मतलब है कि वो, और जो जिस माहौल में 2018 के इलेक्शन हुए थे वो भी पूरा पाकिस्तान जानता है, आपके भी इलम में। तो मेरा ख्याल है कि हमें तो कोई इस तरह का मसला नहीं है, इशू नहीं है। जाहिर है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, हाँ यहाँ पर ये सवाल जरूर किया जाता है कि क्या जो इस वक्त इत्तेहाद में पार्टीज हैं आपस में हमारा अलायंस होगा नहीं होगा, क्या होगा। तो उसमें ये है कि अगर वो चीजें कबल वक्त हैं, जब इलेक्शन की डेट आ जाएगी तो ये जरूर हो सकता है कि जो पार्टी इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में है उनकी किसी ऐसी जगह पर जहां पर कि हमारा कैंडिडेट जीता हुआ ना हो, या हमारा कैंडिडेट दूसरी पार्टी से मतलब है कि तीसरे नंबर पर हो, तो वहां पर हो सकता है कि कोई बातचीत हो जाए कोई असूली तौर पर। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि जनरल इलेक्शन में कोई सीट एडजस्टमेंट का चांस है। ठीक है, उसामा खासी, आप पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? जहांगीर तरीन साहब की री एंट्री होना, तो वो किंग मेकर तो बड़े अच्छे साबित हुए। अब जब खुद वो पार्टी बना रहे हैं, अब लोग उनसे राब्ते भी कर रहे हैं और खुद भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं बहुत से लोग, तो आपको लगता है कि अब भी जहांगीर तरीन साहब जो हैं ये पहली दफ़ा उनको इस तरह का टास्क मिला है। पहले ये नहीं था कि वो खुद लीड कर रहे हों, पहले किसी के साथ जुड़ जाते थे, चाहे पहले आप कह लें कि किंग मेकर थे वो। हाँ जी, पहले काफ लीग के साथ हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, फिर हमने देखा कि उनका एक लंबा अरसा तहरीक इंसाफ के साथ भी रहा। अब इस दफ़ा उनको खुद सामने आना पड़ रहा है और अभी तो वो खुद भी अहल नहीं है। अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने जमात बनानी है, क्या करना है। तो एक जमात जब बनती है उसका कोई विजन होता है, कोई उसके साथ एक सोच होती है। पहले भी जो कहा गया जी 2018 का, तो एक पीछे तसलसल था कि उसमें फिर वो शामिल हुए। अभी तो वो एक हौच पौच सा है कि कोई इधर से बात कर, शायद वो उसी विजन को लेकर आगे चलना चाह रहे हैं। अभी तक तो वो अनाउंस भी नहीं हुआ वो कौन सा विजन है, क्या है उनका मंशूर, क्या है उनकी जमात, क्या है उसका नाम, क्या है। तो जब ये नहीं बन सकेगा तो 2-3 महीने में बड़ा मुश्किल हो जाता है एक जमात को इस तरह से चलाना। ना उस जमात के कोई जलसे हैं, ना उस जमात को बतौर जमात, ना वो जाकर लोगों में है। वो सब लोग जो अपने अपनी जगहों पर जीते या हारे या इलेक्टेबल्स हैं, वो सब जब यहाँ पर आ रहे हैं तो बड़ा मुश्किल होगा। फिर आप हाशिम डोगर साहब का और मुराद रास का एक अलग ग्रुप सुन रहे हैं, फिर पीपल्स पार्टी जो है वो एक अलग इन लोगों को ले रही है। तो हर कोई बाहें फैलाए बैठा है। तो मुझे लगता है कि हर किसी को हर किसी से खतरा है। और अभी जब इलेक्शंस जिस तरह करीब आएंगे तब ज्यादा इनको खलफशार का सामना होगा। और उसमें सबसे ज्यादा लूजर मुझे जो लगता है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी, क्योंकि ये लोग अगर 2018 में कहीं ले जाए गए थे तो अब वापस अगर आ रहे हैं तो नून लीग के पास तो नहीं आ रहे। नून लीग कह रही है हमारे पास अपने लोग पूरे हैं। तो ये जीते या हारे एक दूसरे के वोट बैंक को मुतासर जरूर करेंगे। और आगे मुझे लगता है कि जो भी होगा हंग पार्लियामेंट की तरफ अगर मामला बढ़ रहा है तो एक और ज्यादा पाकिस्तान के मसाइल होंगे, जिस तरह के अभी मसाइल हैं जो नहीं हमसे समझ रहे। ये अभी भी आप देखें एक नेशनल गवर्नमेंट सी बनी हुई है, तो आगे भी नहीं संभलेंगे। और ये मुझे नहीं लगता कि ये सब जमातें जिस तरह भी अच्छा आगे जाके जब इंतखाबात जब भी होंगे, आप देख रहे हैं कि किसी जमात को अक्सरियत मिल जाएगी, सादा अक्सरियत, या आगे भी जाके आपको लगेगा कि मिल के हुकूमत बनेगी? मुझे लगता है कि अभी तो एक थ्रेट अगर खत्म होता है तो फिर आगे मिलकर भी हुकूमत नहीं बनाएंगे। अगर इनको लगेगा कि थ्रेट बाकी है तो फिर ये मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। अदरवाइज हो सकता है कि अभी जो फार्मूला चल रहा है उसमें यह है कि शायद नून लीग को ऑपोजिशन मिले कौमी असम्बली में, और बाकी बिलावल साहब जो हैं वो फेवरेट। यानी अनकरीब हम नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी दूसरे पे तनकीद करता हुआ दोबारा देखेंगे। जाहिर है कि इलेक्शंस में जाएंगे तो अभी से आप देखिए चौधरी सरवर साहब ने काफ लीग में जो है उन्होंने क्या कहा कि जी ये तो बड़ी बुरी इस वक्त परफॉर्मेंस है मुस्लिम लीग नून की या हुकूमत की। तो उन्होंने कुछ तो बेचना है लोगों में जाकर के जी क्या वजह है। तो अभी एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे तो तभी जाकर वोट ले सकेंगे, बिकेगी यानी। ठीक है, चलें जी महमूद साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। ये जो तरीन साहब की पार्टी है इसका जो इन्हिसार है वो किन पर होगा, जरा ये समझाइएगा, आप क्या समझे हैं? देखिए इसमें मेन जो किरदार प्ले करेंगे वो जो है अलीम खान साहब भी प्ले करेंगे, और बहुत से MNAs MPs, मेरे ख्याल से 70-80 MNAs MPs अभी इस वक्त ऑलरेडी उनके साथ है। अलीम खान साहब जो है इस वक्त आई वुड से नंबर 2 पोजीशन पे हैं, जो कि इसको पूरा कंसंट्रेट कर रहे हैं इस पार्टी के ऊपर। अब सिर्फ देखना ये बिल्कुल टाइमिंग की बात ज़रूर है कि अब देखना ये कि इलेक्शंस जो है अक्टूबर में होते हैं या मार्च में होते हैं। अगर मार्च में होते हैं तो इनको काफ़ी टाइम मिल जाएगा, और मैं इत्तेफाक करूँगा अगर अक्टूबर में होते हैं तो टाइम बहुत शॉर्ट होगा, और ताकि ये जो चीज़ों को मनूवर करना और पार्टी को एक जगह पे लेके आना, क्योंकि उस वजह ये है कि जो लोग भी आए वो इलेक्टेबल्स हैं, वो इलेक्शन लड़ चुके हैं,
और पीटीआई के सीट के ऊपर अच्छे मार्जिन से जीते हैं और जो है वो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को काफ़ी टफ टाइम देंगे। मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन खुद भी एग्री करेगी। जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि मोस्ट प्रॉब्ली सबको नज़र आ रहा है कि एक हंग पार्लियामेंट बनेगा और चाहे फेडरल में भी वही होगा और पंजाब में भी यही होगा, क्योंकि क्लियर कट मेजॉरिटी किसी को नहीं मिलेगी जो नज़र आ रहा है इस वक्त। मेरे ख्याल से जितने तज्जियाकार बैठे हैं वो भी यही, कोई ये नहीं कहेगा कि क्लियर कट मेजॉरिटी चाहे पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी या किसी के पास हो। ये बड़ा मेरा बड़ा क्लियर स्टैंड है कि पार्लियामेंट हंगी होगा। ठीक है, और वो बेहतर होगा पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए। भाई देखिए, अगर ऐसे होता है तो मेरे ख्याल से देखिए एक नेशनल, देखिए जैसे पहले भी बात हो रही थी, एक नेशनल गवर्नमेंट या मिल के बन जाए तो बहुत अच्छा होगा, उसकी जो स्टेबिलिटी आएगी और हम जो है वक्त को ज़ाया नहीं देखे, बिल्कुल उसकी वजह देखे, कम से कम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने, और जो काम हो रहा है करेंगे, प्रोग्रेस की बात होगी, तरक्की की आइडियाज, प्रोग्रेस की बात होगी। देखें उसकी बदकिस्मती ये है कि आप ये देखें किसी भी गवर्नमेंट को जैसी गवर्नमेंट आके बैठती है उस पर तनकीद शुरू हो जाता है, उसको काम करने नहीं देते, और एक दूसरे की इन लड़ाइयों में आप देखें अवाम का क्या असर हो रहा है, लोगों का क्या असर है, इकनॉमी का क्या असर है। हमें लोगों के लिए सोचना है और हमें इकनॉमी के लिए सोचना है। हम आपस के झगड़ों को खत्म करेंगे जी, हम इसको बुरा बोल रहे हैं, वो इसको बुरा बोल रहे हैं, तो ये तो तबाही की तरफ जा रहे हैं। और ऑलरेडी आप देख चुके हैं हम इस वक्त किस नेस्ट पे खड़े हैं। ठीक है, अच्छा आपकी तरफ मैं आऊंगी अली गौहर साहब। ये जिस तरह बता रहे हैं महमूद साहब, बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, सुनने में भी बहुत अच्छी लग रही है कि एक दूसरे पे तनकीद करके वक्त ज़ाया जो करना, फिर इसके केसेस उसके केसेस जो हुकूमत में है, फिर साथ आप लोग ही बताते रहते हैं कि जी जो इदारे होते हैं इंतसाब के लिए, सनैब की बात की जाए तो ये तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसकी हुकूमत होती है वो केसेस बनाता है दूसरे पर। तो ये चीज़ें अगर जारी बात है प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे, सब मिलकर हुकूमत बनाएं या मखलूत हुकूमत कह लें उसको, सब मिलकर प्रोग्रेस की बात करेंगे, तनकीद नहीं होगी। लेकिन तनकीद कहीं ना कहीं हेल्दी तनकीद बराए इस्लाह बहुत जरूरी होती है हुकूमत को चलाने के लिए, वो कौन करेगा? सहाफी कर लेंगे फिर वो तनकीद, सहाफियों को इजाजत होगी? जी नहीं, देखिए बात ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि तनकीद तो बिल्कुल होनी चाहिए और तनकीद से ही आपकी इस्लाह होती है और उधर से ही रास्ते निकलते हैं, आपको अपने आप को बेहतर परफॉर्म करने का मौका मिलता है। लेकिन वो तनकीद मुस्बत होनी चाहिए। देखिए बात ये है कि हमने 2013 तनकीद बराए इस्लाह, हाँ तनकीद बराए तनकीद नहीं, बात ये 2013 से लेकर 2018 तक हमने गवर्नमेंट चलाई। उस गवर्नमेंट चलाने के दौरान आपने देखा कि हमारे लिए उस वक्त भी बड़े बड़े टारगेट थे। उस वक्त लोड शेडिंग का इशू था, उस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी का इशू था, उस वक्त मुल्क के अंदर सरमायाकारी का इशू था, उस वक्त ग्रोथ रेट भी काफी नीचे था। ये तमाम इश्यूज के ऊपर आपने देखा है कि हमारी गवर्नमेंट ने 13 से लेकर 18 तक, अगरचे हम धरनों को फेस कर रहे थे, अगरचे उस वक्त भी मुल्क में एक सियासी अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही थी, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारियां की जा रही थी, फिर उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर काबिल जिक्र ये बात है कि एज अ गवर्नमेंट अगर हमारी परफॉर्मेंस मतलब है कि वीक थी, तो फिर इनको 2018 का इलेक्शन क्यों चोरी करना पड़ा, फिर क्यों लोगों की वफादारियां तब्दील करवानी पड़ी, फिर क्यों ये कहा जाता था कि 90 दिन के अंदर करप्शन का खात्मा हो जाएगा, क्यों कहा जाता था कि इतने लाख नौकरियां दे देंगे, इतने घर दे देंगे, लोगों को सबकबार दिखाए गए थे। जिन्होंने कहा कि करप्शन का खात्मा करेंगे वो मुल्क को करप्शन के उस नंबर पर लेकर गए कि जिसकी पहले पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। जिन्होंने कहा कि पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे, उन्होंने पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ वो अशर किया कि वो भी आपके सामने है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट कितने नंबर पर पहुंच गया। तो बातें करनी आसान है, लेकिन आज अगर आप देख लें कि पाकिस्तान की मईशत की तबाही हुई है, तो वो साबका हुकूमत के करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल हैं। अभी भी क्या हो रहा था, वो अरबों रुपए का कादर ट्रस्ट का एक केस है जिसमें कि वो क्लियर कट जिसके वो मुजरिम है ऑलमोस्ट। तो उसके अंदर भी आज भी एक सहूलतकारी वाला अंसर भी मौजूद है। 8-8 मिनट में 8-8 जमानतें हो जाती हैं, 4-3 वाला अक्सरियत वाला फैसला नहीं तस्लीम किया जाता। फिर इसके साथ साथ तोशा खाना का केस, उसमें मैं खुद कंप्लेनेंट हूँ, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया गया है। तो मकसद ये है कि अभी भी रखने मौजूद हैं, जिस तरह से कि अभी ये यास्मीन राशिद साहबा का देख लें
कि वो क्लियर कट कमांड करती हुई नजर आ रही है। जो 9 मई के वाकयात हुए उनमें मौजूद है, लेकिन आज आप देख लें कि अदालतों से एक फैसला है। तो ये सवालिया निशान अभी भी है इस निज़ाम के अंदर। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अगर चाहे कोलिशन गवर्नमेंट भी हो, इस कोलिशन गवर्नमेंट का ये तो माने कि अरबों डॉलर का कर्जा हमने वापस किया है। जहां पर कहा जा रहा था कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, हमने ये दावा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह ना डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं और ना पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा। तो अभी तक पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट नहीं होगा, आइंदा भी नहीं होगा। IMF की किस्त अभी तक भी नहीं मिली। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने पांव पर खड़ा होने की शिक्कत रखते हैं और ये सारा कुछ भी एक कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर ही हुआ है। असल पाकिस्तान की इकाइयों को यकजा रखना भी हमारी सियासी जिम्मेदारी है उन पॉलिटिकल पार्टीज की, कि जो बरतरेदार हों या जो अपोजिशन में बैठी हो। ये तो नहीं कि हर वक्त चोर चोर का नारा लगे, अपने अलावा सबको चोर बना दें, सबको डाकू कहना शुरू कर दें, आप किसी के साथ सलाम लेने के रवादार ना हो। जब नून लीग को दीवार के अंदर चुनवाया गया था, मिसाके मईशत की हमने उस वक्त भी बात की। जब शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की थी, उस वक्त उनको अपनी पार्टी के अंदर से भी तनकीद का निशाना बनाया गया था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आज ये साबित होता है कि उनकी ये बात दुरुस्त थी, लेकिन उनकी बात पर कान ना धरे गए, मजाक उड़ाए गए। उस वक्त ये तंग नजरी होती थी कि अपोजिशन लीडर के साथ या अपोजिशन पार्टी के साथ, तो मतलब है कि एक पार्टी का वो जो लीडर था वो तो सलाम लेना गवारा नहीं करता था। देखिए, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह ताला की जात के लिए, उसके अलावा दुनिया में किसी को तकब्बुर नहीं था। तकब्बुर और रौनियत का फिर यही एंड होता है जो आज आप देख रहे हैं कि वो तो नविश्ता दीवार है कि फिर देख लें फिर क्या सिलसिला। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक दफा जब कोरोना आया था, तो कोरोना के दौरान उस गवर्नमेंट ने एक मतलब है कि एक वो मीटिंग कॉल की जो कि मल्टीमीडिया के ऊपर थी, और उसमें मतलब है कि वो शहबाज शरीफ साहब थे, बिलावल भुट्टो साहब बैठे थे, एक मौसूम वजीर आजम जो हैं वो अपनी बात करके उठ गए, दूसरों की बात सुनना तक दोबारा नहीं की। कोरोना का पेंडेमिक उनकी गवर्नमेंट में आया था, उसके लिए ये लोग मुशावरत के लिए बैठे हुए थे। वो जो कल तक कहता था मैं किसी से बात नहीं करूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, मैं किसी से सलाम नहीं लूंगा, सब चोर और डाकू हैं, आज जब वो तनहा रह गए तो जब वो तनहा रह गया तो आज आप देखें कि वो तरले मिनते कर रहे हैं कि भाई मैं मुझसे बात करें। आज किस बात की आपसे बात करें भाई, जब आप पूरे पाकिस्तान में आपने आग लगा दी, आपने साबित कर दिया कि आप एक ऑलमोस्ट एक दहशतगर्द जत्था है, आपने कोई सियासी पार्टी होने का सबूत नहीं दिया, आपने खुद साबित कर दिया कि आप पॉलिटिकल, जिन बातों को पहले हम कहते थे और लोग कहते थे कि ये तो मुखालफत बराए मुखालफत में करते हैं, वो तमाम बातें सच साबित हो गई। तो देखिए, सियासी पार्टी का तो ये वतीरा नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान में तोड़ फोड़ की सियासत करे, पाकिस्तान के जंगी जहाजों को जला दे, पाकिस्तान के शोधा की तस्वीरों को फाड़ दे, कलमा तय्यबा के ऊपर नऊज़ डंडे बरसाएं उनके कारकुन। तो ये सारा तमाशा तो ये तो किसी बदतरीन दुश्मन ने भी ये किरदार अदा नहीं किया जो इन्होंने किरदार अदा किया। तो लिहाजा पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हम पुरअज़म हैं। इलेक्शन में हम तमाम वो पॉलिटिकल पार्टी ने जो अपने अपने अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखते हैं, जो इलेक्शन के दौरान एक दूसरे के मद्दे मुकाबले में इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी करते हैं, जिस वक्त हमारा ये एक जिस वक्त हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है, आपकी इजाजत से काफी डिटेल में, हाँ ठीक है, आपकी इधर से मैं सामा गाजी के, तो सामा अगर आप उनकी बात में कुछ ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते। दूसरा, इस आसिफ और इज़्ज़ाई से पंजाब में बड़े एक्टिव हुए हैं, तो बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी की पोजीशन देखी जाए तो कदरे वीक है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन या मजबूत पोजीशन कंसिडर नहीं होती है, तो कामयाबी का गुमान है जरदारी साहब को। देखिए, वो जिस तरह से कमरों में बैठे हैं, जो मुलाकातें कर रहे हैं, वो इसी के माहिर हैं, वरना आप जलसा तो पीपल्स पार्टी उस तरह कर नहीं सकती जिस तरह नून लीग सिंध में उस तरह नहीं कर सकती। और ये तो सीट एडजस्टमेंट पर देखा जाएगा आगे चलकर क्या होता है, वरना यही है कि इलेक्टेबल्स जो हैं वो ज़्यादातर जरदारी साहब की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनकी तरफ इस वक्त जोर चल रहा है, हवा का रुख जो है वो उस तरफ चल रहा है, और उस वक्त नून लीग को समझ आएगी कि ये क्या हो गया। वैसे इनको भी समझ आ रही है। अच्छा, ज़्यादातर लोग वैसे बाकी पीपल्स पार्टी से रब्ता कर रहे हैं जी। एक तो नून लीग कहती है जी हमारे पास हमारी बस पूरी है, हम मजीद नहीं रख सकते, क्योंकि पहले जिनको हमने राजा रियाज जैसे लोगों को उन्होंने कमिट किया हुआ है कि हम टिकट देंगे, और बड़ी अच्छी अपोजिशन इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी हो रही है, जिस तरह आप कह रही थी तनकीद और वो तामीरी। वैसे मैं एक बात पे खुश हूँ कि राजा रियाज साहब कहते थे मुझे पहचाना नहीं पहचाना, उनको पहचान तो लिया
पहचाना, उनको टिकट मिल रही है। तो बहुत से लोगों से पहले वादे किए हुए हैं और जिनको टिकट दी भी थी उनका भी बुरा हशर हो गया ज़िमनी इलेक्शंस में। ये तरीन साहब के साथ अभी भी जो लोग हैं, जो मेन है, वो भी काबीना का हिस्सा है, तो उनके लिए आइडेंटिटी क्राइसिस भी है। तरीन साहब के लिए वो अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे अलग, वो तो हुकूमत में ही है, उन्हीं के लोग हैं, ओन चौधरी साहब हों, वो दीगर लोग हों, वो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, तो प्रैक्टिकली ये सब वही लोग इस वक्त सबके सामने, कोई ऑल्टरनेट लोगों के पास नहीं है इनके लिए, या लोगों के पास जाकर ये नहीं कहने के लिए कि जी हम देखें कोई अलग हमारी शिनाख्त है, वो है नहीं। बाकी जहाँ तक ये बात है अदालत का कि जी बड़ा रिलीफ मिलता है किसी दूसरे को, मुझे कोई एक केस नहीं मिलता कि जहाँ पर हुकूमत के खिलाफ फैसला है और उस पर अमल दरामद हो गया हो। 14 मई के इलेक्शंस का था, क्या हो गया, 5 दफ़ा आप देखिए कि किसी को रिहाई मिलती है, श्री मज़ारी साहबा को 5 दफ़ा मिलती है, तो 5वीं दफ़ा भी गिरफ्तार होकर वो फिर जब छोड़ती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, तभी कोई छूट सकता है। तो हुकूमत ऑल इन ऑल है, जो मर्जी करें, अदालत इनके आगे क्या चीज़ बेचती है। जजेस तो रो रहे हैं, बाकायदा अदालतों में पाकिस्तान की तारीख में नहीं आपको मिला होगा, वो रोते हैं, वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दें या आप हुकूमत जो कह रही है वो कर दें, हमारी तो बात सुननी किसी ने नहीं है। आईजी जो है उसका आप देख लीजिए, वो तौहीन अदालत की अगर उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है वो भी नहीं हो सकती, तो कुछ नहीं, यानी ये तो बस ऐसी। शहबाज शरीफ साहब का पूरा खानदान बरी हो गया इसी 13-14 माह के अंदर। आप देख लीजिए कोई एक केस आप मुझे बता दें जहां रिलीफ नहीं मिला हुआ, तो रिलीफ तो इनके लिए बहुत ज्यादा है, अगर नहीं है तो आवाम के लिए नहीं है। हुकूमत इस वक्त ऑल इन ऑल है, इतनी ताकतवर हुकूमत मैंने नहीं देखी, इतनी जबरदस्त कोalition कि जहां आपके लिए अपोजिशन, राजा रियाज अगर अपोजिशन कर रहे हैं तो उससे आपको क्या होगा, जिसने टिकट पे, नून लीग के टिकट पे लड़ना है, तो वो सारे इस वक्त इधर उधर ही देख रहे हैं, और इन्होंने बंद कमरों में सियासत करनी है, वहां पर फैसले करने हैं, और उसके बाद उन्होंने वहीं से रिजल्ट लेना है, अवाम का लेना देना नहीं। महमूद मौलवी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि जी पीटीआई के साथ ना पहले मुज़ाकरात कर रहे थे ना अब कर रहे हैं। अब ऐसे में इत्तेफाक राय की जो अदालती उम्मीद है वो पूरी कैसे होगी, ये सवाल ज़हनों में गर्दिश करता है। देखिए मेरा ख्याल से फजल रहमान साहब जो कह रहे हैं ना, वो पीटीआई के इसलिए कह रहे हैं कि मगर अगर वो किसी एक शख्सियत से नहीं करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से खान साहब को जो है किसी को नॉमिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह के देखिए तवारीख गवाह है कि जब बीबी इस क्राइसिस में थी तो बीबी ने अमीन फ़हीम को नॉमिनेट कर दिया था। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, ऑब्वियसली मैं इस वक्त पार्टी में नहीं हूं, मगर फिर भी कि जी खान साहब किसी को नॉमिनेट कर दे जिसको भी वो समझते हैं, शाह महमूद कुरैशी हो गए, परवेज खटक हो गए, जो भी वो समझते हैं बेहतर है, उनको नॉमिनेट कर दे, तो उनके साथ लोग बैठ के फिर देंगे। देखिए जिसको वो नॉमिनेट करेंगे, देखिए अगर फर्ज करें एक आदमी हैंड ओवर कर देता है, कहता है कि जी 2 साल के लिए या 3 साल के लिए मैं इनको पार्टी हैंड ओवर करते, तो उनके साथ तो लोग बैठ के मुज़ाकरात करेंगे ही करेंगे, नहीं करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस आपने भी 2 नाम लिए ना, उनमें से एक नाम छोड़ चुके हैं और एक नाम अभी तक जेल में है। भाई देखिए और भी नाम है, मगर मेरा कहना है देखिए किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर अगर इशू है तो पूरी पार्टी पे तो नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि वो किसी और को नॉमिनेट करे, और हिस्ट्री में ऐसे होता रहा है, और उसके बाद 3 साल बाद या 5 साल बाद वो वापस आ सकते हैं। देखिए ये कोई अजूबी बात नहीं है, उसकी वजह कि आज जो लोग परेशान हैं, देखिए पार्टी के वर्कर्स परेशान हैं, पार्टी के लीडर्स परेशान हैं, इस हाल में तो हम सबको नहीं छोड़ सकते ना। आप ये भी तो देखें ना कि गरीब लोग जो के वर्कर्स थे उनकी क्या हाल है, तो कहीं ना तो कोई नॉमिनेशन आना चाहिए या कोई चीज़ फ्रंट पे आए ताकि इन चीज़ों को हल करे टेबल पे बैठ के। चुपने से तो ठीक है महमूद साहब, अली गौहर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उसामा गाजी मेरे साथ ब्रेक के बाद भी मौजूद होंगे और ज्वाइन करेंगे खुर्रम शहजाद साहब, कुछ बात करेंगे इकॉनमी के हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन। एक तरफ बजट जो देग है वो दम पर लगी हुई है और दूसरी जानी मनी चेंजर्स के पास डॉलर फिर से छलांग लगाकर 305 और 310 पर आ गया। इसहाक डार साहब फरमाते हैं कि जो बजट है वो बिजनेसमैन और सरमायाकार दोनों को खुश कर देगा। अब दूसरी जानी मोबाइल फोन और जो दीगर दरामद की जाने वाली महंगी अशिया हैं उनके तो दाम में बढ़ने के इम्कानात भी हैं। IMF के बगैर बजट कितना मुख्तलिफ होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है खुर्रम शहजाद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और उसामा गाजी साहब इस सेगमेंट में भी हमारे साथ मौजूद है। उसामा आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खुर्रम साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी, बगैर IMF की मदद लिए ये बजट जो है मईशत के लिए कितना खुशाइंद होगा, क्योंकि दावा तो किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि अवाम दोस्त होगा, बड़ा रिलीफ दिया जाएगा और बहुत खुश आइंद बजट होगा। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी, आपने मुझे इनवाइट किया। देखें खुश आइंद कहना मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि IMF ऑन बोर्ड आया नहीं है, और इनफैक्ट IMF ऑन बोर्ड आएगा। देखें इसके 2 पहलू, IMF ऑन बोर्ड आएगा अगर
तो उसकी मर्ज़ी से अगर बजट बनेगा तो वो खुशाइन नहीं होगा, वो टैक्स हैवी हो सकता है और उसमें सब्सिडीज़ बहुत कम हो सकती हैं, जो कि इकॉनमी के लिए डेफिनेटली जो है, जो हमें ज़रूरत है जिस चीज़ की उसके लिए हो सकता है, बट उसके लिए वो खुशाइन आवाम के लिए शायद ना हो। सेकेंडली, IMF अगर नहीं होता है और IMF के हिसाब से अगर बजट नहीं बनता है तो फिर खुशाइन होगा आवाम के लिए शॉर्ट टर्म में, बट वो एक्चुअली इकॉनमी के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसमें टैक्सेस कम हो सकते हैं या जहाँ टैक्सेस लगाने चाहिए वहाँ टैक्सेस नहीं लगेंगे और एग्जिस्टिंग जो टैक्स पेज है उन पर टैक्स लग सकते हैं। फिर उसके साथ साथ जो सब्सिडीज़ हैं उनमें इजाफा हो सकता है, तो वो टेम्परेरी तो खुशाइन हो सकता है, बट इकॉनमी के लिए हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। इकॉनमी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सूरत हाल से गुजर रही है और महंगाई ज़्यादा है इस वक्त, और आने वाले दिनों में हमें कर्ज़ों की अदायगियाँ भी करनी है। तो मेरे ख्याल में IMF के साथ बैठ के बजट बनाया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि IMF भी ऑन बोर्ड आए और हमें जो भी सख्त घूंट पीना वो पी लें, ताकि हम इकॉनमी हमारी जो है संभल सके अगले 6-8 महीने साल के बाद। ठीक है। अच्छा उसामा, जो IMF के हवाले से हम देख रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना साहब भी जो बात करते हैं, फिर जो आयशा गौस पाशा साहिबा ने जो जिस तरह कहा कि जी जो उनके चीफ थे IMF मिशन के जी वो अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, तो ये एक बड़ी सख्त स्टेटमेंट है जो दी गई थी। बहरहाल उन्होंने ये स्टेटमेंट दी और कुछ सोच के दी होगी, उसके हवाले से बड़ी फिर चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि पता नहीं अब हमने IMF के बगैर ही चलना है या हम इरादा कर चुके हैं। आपको इस सब की क्या समझ आई है? माजी में जो इसहाक डार साहब का जो एक्सपीरियंस IMF से है वो ज़रा मुख्तलिफ है, वो अदवार मुख्तलिफ थे। तब इंटरनेशनल पावर्स को पाकिस्तान की और तरह से ज़रूरियात थी, अफ़गान वॉर ये सब कुछ था। तो इसहाक डार साहब शायद उसी तरह से डील करना चाह रहे हैं। उस वक्त वेवर्स मिल जाते थे कि अच्छा ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कर लें, ऐसे नहीं, ऐसे कर लें। अब इसहाक डार साहब ने तो अपना एटीट्यूड ये रखा कि अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई रेटिंग एजेंसी है, वो कुछ कह देती है, कहते हैं मैं बिफिटिंग रिस्पॉन्स दूंगा आपको अगर आप ये कर रहे हैं, फिर देख लें हम भी इस तरह से हैं, मैं आ रहा हूँ तो डॉलर इस तरह नीचे आ रहा है। उनकी वो जहनीत जो है वो सिर्फ एक डिक्टेटर की जिस तरह होता है ना कि मैं कहूँगा मेरे हाथ के इशारे से सारा कुछ हो जाएगा, इस तरह कर दें, डॉलर रेट को मैं कंट्रोल कर लूँगा, वो इससे बाहर निकल ही नहीं सके। और इस वजह से उन्होंने IMF के साथ मामलात ख़राब किए। मिफ्ता इस्माइल साहब काफ़ी हद तक लगता है कि चलवा रहे थे कि जिस तरह से भी है। उसके बाद इसहाक डार साहब ने आके जो एटीट्यूड दिखाना शुरू किया, उससे भी जाहिर है कि एक आदमी एक ऑर्गेनाइजेशन से आप मांग रहे हैं, आप जाकर खुद ही, आपके तो रहनुमा कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो आप चूज करना चाह रहे थे। उन्होंने फिर इसलिए फिर उसमें स्टेटमेंट भी दे दी कि जब आप उनको ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं हमें आपने जो शराइत रखी है उसके मुताबिक तो नहीं हम करेंगे, 6 अरब डॉलर नहीं हम ला रहे, हम 2 या 4 अरब डॉलर ही ला रहे हैं और इसी पर आप हमें कर्ज दे दें, हमने आपकी शराइत पूरी कर दी है, बस और कुछ रह नहीं गई। तो जब ये पब्लिक में आकर इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहे तो IMF फिर उस पर नाराज होता रहा कि जी आप हमारे साथ बैठकर और बात कर रहे हैं और बाहर जाकर आप इस तरह की स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी मुझे नहीं पता लग रहा कि क्यों इस तरह से है। उनका बिहेवियर बड़ा अजीब सा है। तो फिर उन्होंने अपना बिहेवियर दिखाया, उन्होंने कहा जी आप कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करते हुए अपने जो पॉलिटिकल मामला हैं उनको निपटाएं। तो मुझे लगता है कि IMF वाला तो अब काम हो गया खत्म, और ना कोई मीटिंग है, ना कोई बात है, ना कोई स्टेटमेंट है। इस साल हम ना ही समझें IMF के बारे में, कम से कम इनके टेन्योर में तो नहीं, इस बजट के बाद ही कुछ होगा और जब मजबूर होंगे तब जाएंगे। और उसके बाद माहिर माशियात ये कहते हैं कि इससे भी ज्यादा सख्त शराइत होंगी, क्योंकि एक तो आपको नजर आ रहा है कि आपने पिछला प्रोग्राम पूरा नहीं किया और आपने जो कमिटमेंट्स की वो पूरी नहीं की, अब आप नए प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं तो पहले से ज्यादा सख्त शराइत भी होंगी। और जब बजट बना चुके होंगे आप, उसके बाद आपको एक और बजट, जिसको मिनी बजट या एक्स्ट्रा को बजट लाना पड़ेगा जो उनके मुताबिक होगा कि अच्छा जी हम जो नहीं किया अब हम कर रहे हैं, हम अपनी गुडविल आपको शो कर रहे हैं, पहले आपको वो करना पड़ेगा और फिर बाकी शराइत की तरफ आना पड़ेगा, जो कि और ज्यादा मुश्किल होंगी। तो अगला 1 साल मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है, बहुत ज्यादा टफ होने जा रहा है। जो ये हमने पिछले इस हुकूमत के 13-14 माह देखे हैं, मुझे अगला साल या अगले 2-3 साल उससे भी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहे हैं। खुर्रम साहब, आप उसामा गाजी की इन बातों से अग्री करते हैं, जैसा कि वो समझा रहे हैं कि जी अगर अभी नहीं जाते और अब फिर जब जाएंगे तो फिर सख्त से सख्त तरीन शराइत के साथ जाना पड़ेगा, उनकी शराइत माननी पड़ेगी? जी बिल्कुल, ये काफ़ी हद तक सही बात है, क्योंकि देखें आपने अगर एक प्रोग्राम पूरा नहीं किया है, आप उसकी शराइत पूरी नहीं कर पा रहे हैं या आपने कुछ हद तक शराइत पूरी कर दी हैं और आप उसको निगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दूसरा लोन कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे फिर ये लेंडर को बावर कराएंगे कि जी दूसरे लोन के लिए हम तैयार हैं। तो ये तो इन इटसेल्फ बात समझ में नहीं आ रही कि मैं अगर किसी बैंक से लोन लेने जा रहा हूँ, वो मुझे बैंक लोन नहीं दे रहा, तो मैं उस बैंक को ये कह रहा हूँ कि जी आप एक काम करें, इस लोन को छोड़ें, दूसरे लोन की बात करते हैं। तो वो थोड़ा सा लॉजिकली ठीक लगता नहीं है। तो डेफिनेटली इसमें 2-3 चीज़ें ये हैं कि एक तो इंटरिम गवर्नमेंट बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि अक्टूबर में इलेक्शन जो है उनकी मंथ है, अक्टूबर का या नवंबर का जो भी अनाउंस होता है उससे पहले इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। तो अभी तो इफेक्टिवली 2-3 महीने हैं, इसके 2 महीने हैं इनफैक्ट, तो 2 महीने में आप बजट भी अनाउंस करेंगे पूरे साल का, फिर आपके पास IMF भी ऑन बोर्डेड नहीं है। तो मेरे ख्याल में होना ये चाहिए
कि इस गवर्नमेंट को कोशिश करके इस प्रोग्राम को पूरा करना चाहिए। जिस तरह से सितंबर में ये किया गया था कि IMF प्रोग्राम को एक्सटेंड किया गया था कुछ महीने, जो कि जून तक था। अब 3 रिव्यूज़ बाकी हैं और जून एंड होने जा रहा है। जून 30 को आपका जो है ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इससे पहले आप ये करें कि IMF के साथ ये बात शुरू करें कि आप हमें 3 महीने का और मौका दें, हम आपकी सारी शराइत और मज़ीद पूरी करते हैं और 3 महीने में हम मैनेज कर सकते हैं इकॉनमी को, जैसे हमने पिछले 3-4 महीने में किया। ऑल्दो बड़ा टफ होगा, बट आप ये बात कर सकते हैं। तो 3 रिव्यूज़ आपके बाकी हैं, वो आप कंप्लीट करें। फिर इंटरिम गवर्नमेंट आए, इंटरिम गवर्नमेंट अपने इलेक्शंस को जो है पूरा करवाए। इलेक्शंस के बाद जो भी गवर्नमेंट आती है वो नया बजट भी लेकर आए, नया मैंडेट भी आए उसके साथ, और वो जो है IMF के साथ बात करे। तो IMF भी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होगा उसके साथ बात करने का। तो ये स्ट्रैटेजी हो ओवरऑल लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में, तो बेहतर होगा, रादर देन ये कि अभी हम ये कहें कि जी छोड़े, हम IMF से बात नहीं करते, हम नए लोन्स की बात करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम एक ये होगी कि ये कमिटमेंट के हिसाब से ठीक नहीं होगा IMF के साथ कि हम जो है नए लोन की बात करें और इस प्रोग्राम को पूरा ना करें। सेकेंडली, आप फिर बजट जो देंगे ना, वो आप देंगे पॉलिटिकली ड्रिवन बजट, जिसकी वजह से सब्सिडीज ज़्यादा हो सकती हैं। जहाँ पे टैक्स लगाने चाहिए टैक्स वहाँ लगेगा नहीं, और जो टैक्स पेयर ऑलरेडी है उस पर ही टैक्स लग जाएगा। तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपकी इकॉनमी में सख्ती ज़्यादा आ जाएगी। आपके यहाँ जो इकॉनमी ऑलरेडी बैठी हुई है वो चल नहीं पाएगी, और आपके अगले 3-6 महीने भी बहुत मुश्किल हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि इस प्रोग्राम को पूरा करना चाहिए और नई गवर्नमेंट को मौका देना चाहिए। इंटरिम गवर्नमेंट आए, उसके बाद एक नेचुरल प्रोसेस हो, उसके बाद जो गवर्नमेंट आती है वो IMF के साथ बात करें नए प्रोग्राम के लिए, तो बेहतर होगा। ये स्ट्रैटेजी इस तरह से होनी चाहिए, मुल्क के लिए बेहतर है इस तरह। अच्छा उसामा, एक आम आदमी जो है वो हुकूमत से बजट में किस किस्म की उम्मीदें लगा के बैठा होता है, आप समझ सकते हैं। तो फिर ये जो अगर हम मौजूदा हालात देखें उसमें इनके लिए भी रिलीफ देना कितना बड़ा चैलेंज होगा। ज़ाहिर बात है, अगर वो कह रहे हैं हम रिलीफ देंगे, अवाम दोस्त बजट होगा, तो चैलेंज ही होगा ना हुकूमत के लिए। फिर IMF के पास भी नहीं जा रहे। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ अरसे में इतना बुरा हाल हो गया है कि बहुत लोग जो एक वक्त में किसी की मदद करते थे, आज वो लोगों से मदद मांग रहे हैं। ये आपको भी एक्सपीरियंस हो रहा होगा इर्द गिर्द, और हम सब भी इस चीज़ को देख रहे हैं। जब ये हाल होगा कि 13 से 14 माह हम हर महीना आने वाला पिछले महीने से ज़्यादा महंगाई देख रहे हैं, एक तसलसल है, और मई में 38% महंगाई टाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड बन गया। अब आगे खुद हुकूमत कह रही है कि जी हम बजट में 21% रखेंगे, जबकि आपने पिछले बजट में कोई एक टारगेट नहीं अचीव कर सके। कोई 5-5.5% जी ग्रोथ होगी, वैसे हमें कम से कम 7% ग्रोथ चाहिए, जितनी हमारी नौजवान आबादी आती है उनको रोजगार के लिए, तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए। चले 5.5% आपने रखा, वो खुद आप मान रहे हैं 0.29% पे थी, जो कि चैलेंज कर रहे हैं बहुत से हमारे माशियात, वो कह रहे हैं जी मनफी में थी। यानी आप एक तरफ कह रहे हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसमें सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं वो नीचे चले गई। कार सारे आपको कह रहे हैं कि जनाब हमारी बर्बादी हो गई, यहाँ से इन्वेस्टमेंट जा रही है, नई इन्वेस्टमेंट क्या आनी थी। तो आप मुझे बताएं कि किस तरह से आप बेहतरी लेकर आएंगे। टैक्स आप कह रहे हैं जी हम इतना इकट्ठा कर लेंगे, क्या खाक इकट्ठा करेंगे, पीछे आप अचीव कर नहीं सके टैक्स टारगेट। टैक्स आपके पास होगा तो आप लोगों को दे सकेंगे। अब तो यह हाल है जो हमने कर्ज उतारना है वो उससे बढ़ गया है जितना हमारी आमदन होगी, ये तो हाल हो गया। तो हम कहां से काम शुरू करेंगे, कहां पर खत्म करेंगे। लोगों का हाल ये है कि उनकी जो आमदनी थी, यानी एक तो बढ़ी नहीं, महंगाई इतनी बढ़ती चली गई कि जिसके पास फर्ज कीजिए कुछ 10,000 रुपए थे, तो अब वो समझें कि 6,000 रुपए प्रैक्टिकली रह गए हैं। वो जो 10,000 कमा रहा था या 20,000 कमा रहा था, 30,000 कमा रहा था, वो उसका 40% निकल गया, खत्म हो गया, उसकी कैपेसिटी नहीं रह गई। तो सिर्फ ये नहीं है आपके पास के लोगों के पास जनाब वो महंगाई हो गई है, एक चीजें महंगी हो गई और दूसरा एक उसकी कैपेसिटी भी खत्म हो गई। सिंपल सा सवाल है कि एक मजदूर की और एक आम जो तनख्वाहदार आदमी है उसकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? देखिए इस वक्त जो हालात है, मैं समझता हूँ कम से कम 50,000 रुपए अगर उसके पास होंगे वो फिर एक किसी तरह से गुजारा कर सकेगा। आप देखिए ना कि एक तरफ हुकूमत कहती है जी हमने पेट्रोल जनाब 8 रुपए कम कर दिया, हमने जी ये काम कर दिया, बिजली का आप देखिए, गैस का आप देखिए, साथ ही पता लग जाता है गैस कितनी बढ़ गई है। जिसकी तनख्वाह 28 से 30,000 थी उसकी अगर आप डबल ना भी करें 60 तो 50 जरूर होनी चाहिए। अगर उसने रोजाना आप मुझे बताएं 5 अफराद हैं घर के, फर्ज कर लीजिए, तो वो सिर्फ अपनी खुराक का ही लगाए तो उसको तो रोजाना 500 से 1,000 रुपया कम से कम अपनी खुराक के लिए चाहिए। कम से कम आप छोड़ दें गैस और बिजली और ये सब चीजें छोड़ दें, सिर्फ खुराक के लिए 25,000 तो उसके खाने का बजट। हाँ जी, आप देखिए कि जी बम्पर लोग किराए के घरों में रहते हैं, बिल्स देने होते हैं, चाहे एक पंखा ही चल रहा है, पंखा तो चलेगा ना गरीब के घर में। और मुझे नहीं पता कि वो लोग किस तरह, जो लोग कभी 1 साल पहले एसी में रह रहे थे अब वो एसी नहीं यूज कर रहे, ये हाल या उन्होंने आर्ज अपने डिसाइड कर लिया कि हम रात के टाइम एसी चला लेंगे, दिन के टाइम बहुत गर्मी जब होगी
ऐसा हो रहा है, इस कदर मुश्किल में है कि मिडिल क्लास सब बंदे परेशान, कोई भी एक शख्स मुझे नहीं मिलता जो इस कैटेगरी में था, जो 20, 25, 30 हज़ार कमा रहा था, अब वो ये ना ढूंढ रहा हो कि यार मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए या मैं दूसरी जॉब मिल जाए, क्योंकि उसके बगैर उसका गुजारा ही नहीं है। और अब सोचें कि उसके हमारे सेहत पर क्या असरात होंगे कि एक शख्स एक मशीन बन गया है, वो ढूंढ रहा है, उसको वो भी नहीं, और फिर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि उसको जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। यानी एक काम के जिसके 20,000 रुपये मिलने चाहिए वो बेचारा 10,000 पर उस काम करने को तैयार है अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ अब ये हालात हो गए हैं कि लोगों के लिए तो खुराक का एक मसला बन गया है। और हुकूमत जो है वहाँ पर अगर देखें तो सागडर सब कह रहे होते हैं हमने तो देखें बड़ी अच्छी तरफ ले गए, हमने तो डिफॉल्ट नहीं किया। जहाँ आपका बेंच मार्क ये है, जहाँ आपने क्राइटेरिया ये रखा हुआ है अपनी कारकर्दगी का, जी हम डिफॉल्ट नहीं हमने मुल्क को होने दिया, यानी डिफॉल्ट के बाद जो हालात होते हैं वो तो आपने पहले पैदा कर दिए हुए हैं। इतनी महंगाई, आज श्रीलंका जो डिफॉल्ट कर चुका उसका हमें लगता है कि उसकी करेंसी हमसे बेहतर परफॉर्म कर रही है। आज हम अगर अपना मुवाजना करने लग गए हैं तो यह हाल हो गया जी अफगानिस्तान हमें बता रहा होता है कि जी आपके तो हालात बहुत बुरे हैं। तो इस तरह से है कि श्रीलंका से तो लोग डील करना चाह रहे हैं, हमारे से नहीं डील करना चाह रहे। यहां से इन्वेस्टर जो है वो अब श्रीलंका की तरफ जाने का सोच रहे हैं। इतने बुरे हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के, तो कहां से यहाँ रोजगार? खुर्रम साहब, ये जो बजट में करंट अकाउंट खसारा है, या ये कम करने पर जोर होगा, लगता है आपको? नहीं जी, मुझे नहीं लगता। उसकी वजह ये कि करंट अकाउंट में जो बड़ा पोर्शन है इंपोर्ट्स का है, और इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ती हैं गवर्नमेंट के अपने खर्चों की वजह से भी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम खर्चों का है गवर्नमेंट के, और खर्चे जो है पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट डबल हुए हैं, ऑलमोस्ट डबल। जहाँ पे आपका टैक्स जो है वो तकरीबन जो है जीडीपी का अगर हिस्सा देखें, यानी कि जितनी मईशत का साइज़ है उस हिसाब से टैक्स कितना इकट्ठा होता है, वो तो 9 से लेकर 11% तक हम पहुँचे हैं, और फिर दोबारा 9 पे चले गए, फिर 10 पे आ गए। तो इसी के बीच में घूमते रहेंगे, 9 से 11% के बीच में मईशत के साइज़ का हम टैक्स इकट्ठा करते आए हैं। और अगर आप खर्चे देखें मईशत के साइज़ का, तो वो हम 13% करते थे, आज हम 20-22% पे पहुँचे हुए हैं। तो खर्चे डबल हो गए, टैक्स वहीं का वहीं है। इसका मतलब है जो खर्चे आपने एक तो संभाल नहीं पाए खर्चों को, और खर्चों को जो सपोर्ट किया है जिसके ज़रिए से खर्चे हुए हैं वो कर्जा लेने के थ्रू हुए हैं। पिछले कोई 10-12 सालों की मैं बात करूँ डिफरेंट गवर्नमेंट्स की। तो पॉइंट मेरा ये कि जो खर्चे हैं ना बजट के अंदर, वो हम स्टार्ट ही खर्चे से करते हैं बजट के, जी इतना एक्सपेंडिचर होगा, ये खर्चा होगा सारा, उसके अगेंस्ट हम यहाँ से टैक्स लेंगे, इतने टैक्स लेंगे और इस रेट पे टैक्स लेंगे, लेकिन जो बच जाएगा वो हम कर्जे ले लेंगे। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमारे पास जितनी रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से खर्चा करें, बल्कि हम ये सोचते हैं बजट हमेशा ऐसे बनता है कि जितना खर्चा होगा उस हिसाब से रिसोर्सेज हैं या नहीं है, और अगर खर्चे के हिसाब से रिसोर्सेज नहीं है, टैक्स नहीं है, तो आप वो जो बाकी जो खर्चा करना है हमने उसका हम कर्जा ले लेंगे। हम ये नहीं सोचते कि खर्चा कम करें। तो पॉइंट मेरा ये है कि खर्चा मेन इशू है, इस पर कोई बात नहीं करता, हर कोई टैक्स पे बात करता है। तो खर्चों को कम करना है, जो कि बहुत बड़ा टास्क है आने वाली गवर्नमेंट्स के लिए भी, इनके लिए भी। अच्छा खुर्रम साहब, एक और सवाल, ये जो कौन सी सनतें ऐसी हैं, कौन सी सनतें हैं जिनको दरामदी रिलीफ मिल सकता है आपके मुताबिक? देखिए मेरा ख्याल में रिलीफ नहीं मिलेगा इस मरतबा, शायद सब्सिडीज़ कम हो जाएं, रिलीफ्स कम हो जाएं। ये भी बात हो रही है कि जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसके लिए टैक्स का एक तरह से सॉर्ट ऑफ रिलीफ है कि जी वो 1% दे और बस उतना ही टैक्स है उसके लिए। वो ये कहा जा रहा है कि वो 1% अब देगा, लेकिन उसके बाद भी FBR के चक्कर लगाएगा और अपने आप को डॉक्यूमेंट करे और सब कुछ करे, और ये प्रॉब्लम्स हो रही है। फिर ट्रांजैक्शन टैक्स की बात हो रही है, फिर रिजर्व पर टैक्स लगाने की बात हो रही है। मसला ये है डॉक्टर साहिबा कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसको ही स्क्वीज करने की बात हो रही है। और दूसरा ये कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो कंजम्पशन टैक्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा बड़ी जो है ना वो बर्डन होता है आवाम पे। जैसे कि सेल्स टैक्स को आपने 17 कर दिया, 18% कर दिया। सेल्स टैक्स को तो हमारे यहाँ 10% या उससे नीचे होना चाहिए ताकि एक आम आदमी को रिलीफ मिले। और जो टैक्स रेट पे नहीं है, प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, रियल स्टेट, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हम रिटेल सेक्टर की बात करते हैं, ये 40% हैं आपकी इकॉनमी का। रिटेल सेक्टर हो गया और आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ये 2% टैक्स देते हैं इकॉनमी में, 40% हिस्सा है इनका। और बाकी जो 60% हिस्सा है वो 98% टैक्स देता है। तो कितनी जो है वो कितना डिसबैलेंस है टैक्स देने वाले में और कंट्रीब्यूशन जिसका इकॉनमी में ज़्यादा उसमें। ये डिसबैलेंस ठीक करें ताकि सही जगह से टैक्स दिया जाए और सही जगह लगे, और हमें कर्जा ना लेना पड़े ज़्यादा, बल्कि कर्जा हम वापस दें। अपनी जो स्टेट और एंटिटीज़ हैं इनके हम लॉसेस कम करें। 5 बड़ी एंटिटीज़ हैं जिनके लॉसेस, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, बल्कि हम कर्जा वापस दें। जी 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 बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए 3-4 एरियाज़ हैं जिस पे अगर ध्यान दिया जाए, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अपनी जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैं इनके लॉसेस कम करें, इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट डालें, प्रोफेशनल बोर्ड्स डालें, अच्छी तरीके से चलाएं। देखें जब हालात ख़राब होते हैं, प्राइवेटाइज चीज़ें नहीं होती, मुश्किल होती हैं, उस वक्त आप उनको बेहतर करते हैं, थोड़ा सा बेहतर करते हैं,
और उसके बाद स्ट्रक्चर करते हैं। जब हालात बेहतर होते हैं तो फिर आप कहते हैं आई जी अब हमारी कंपनी आप खरीदें और चलाएं इनको। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट ठीक करें ताकि लोग इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में आके कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी यंग पॉपुलेशन है, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। आप टैक्सेस को कम करें। दुनिया में आपको पता है इस रीजन में जो टैक्स का बर्डन है पाकिस्तान का वो सबसे ज़्यादा है। और मज़ाक़ ख़ैज़ बात यह है कि टैक्स टू GDP यानी कि मईशत के साइज़ का टैक्स जो इकट्ठा होता है वो सबसे कम है। यानी कि ये अजीब सी बात है कि बीच का टैक्स जाता कहाँ है। तो गवर्नमेंट को ये देखना है कि अपनी गवर्नेंस ठीक करे ताकि सही जगह से टैक्स ले और सही जगह खर्च करे। ये 2 असूल अपना लें, सही जगह से टैक्स लेना और सही जगह खर्च करना। आप यकीन करें तो हमारी पूरी इकॉनमी के प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे आने वाले सालों में। ठीक है, उसामा गाजी आपका लास्ट कमेंट। मुझे देखिए लगता है कि एक तो हमारे मुल्क में बड़ी वाज़ेह एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट के साथ गवर्नमेंट की ज़रूरत है। जो भी फैसले कहे जाते हैं वो इस तरह से कोई भी गवर्नमेंट नहीं ले सकती जो एक कमज़ोर हुकूमत होगी। चाहे ये प्राइवेटाइजेशन की हम बात सुनते हैं, चाहे रिफॉर्म्स की बात सुनते हैं, चाहे टैक्स बढ़ाने की बात सुनते हैं, वो कोई भी इस तरह की गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेती क्योंकि उसको पता है कि मेरा पॉलिटिकल कैपिटल चला जाएगा और उस तरह के फैसले कर ही नहीं पाती। अच्छा कि जी इस सेक्टर को मैंने अगर टैक्स लगा दिया, जिस पे लगा हुआ है उस पर टैक्स लेना तो बहुत ही आसान है ना। आपने सिर्फ एक ऑर्डर पास करना है, इसी से और ले लो, चलो ठीक है जी। नए तबके से आप टैक्स इसलिए लेते हैं या तो उनके लोग वहाँ पर बैठे होते हैं, खुद वेस्टेड इंडस्ट्रीज होते हैं, और दूसरा ये कि जी ये एक नया मसला आ जाएगा। अब रिटेल सेक्टर की जिस तरह अभी बात हो रही थी कि वो फिर ताजिर जो है वो एहतजाज शुरू कर देते हैं, वो कौन बर्दाश्त करेगा? एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जिसको पता होगा अच्छा अभी मेरे लिए मसाइल होंगे, ये 2-3 साल हम इतना मुश्किल में गुजारेंगे, कुछ एहतजाज भी होंगे, लोग मुश्किल में भी होंगे, लेकिन जब फिर टैक्स इतना इकट्ठा कर लेंगे, हम हालात मुल्क के बेहतर 4-5वें साल में करेंगे तो लोगों को रिलीफ देना शुरू करेंगे और फिर शायद हम जो है पॉलिटिकली दोबारा गेन कर सकेंगे। लेकिन यहाँ तो मसला ये है कि अभी हम पॉलिटिक्स ही सिर्फ देख रहे हैं और मईशत की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। ठीक है, खुर्रम साहब आपका लास्ट कमेंट अगर आप कुछ कहना चाहें, 30 सेकंड्स हैं। जी मैं ये कहूँगा कि एग्जिस्टिंग टैक्स पे उस पर टैक्स कम किया जाए और जो जहाँ टैक्सेस मैंने जो एरिया है रिटेल, रियल स्टेट, एग्रीकल्चर, इन पर टैक्सेस लगाए जाएँ ताकि यहाँ से टैक्सेस आए और उनको सही जगह खर्च करें और अपने पब्लिक सेक्टर के लॉसेस को कम करें, सिविलियन रिफॉर्म्स लेकर आए तो आपके लिए बेहतरी हो सकती है, अदरवाइज मुश्किल होगी। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।